तो हम लोग पिछले हफ्ते कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। दोज हु आर नॉट देयर इन द प्रीवियस क्लासेस, डोंट वरी, आज जो पढ़ाऊंगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक ओवरव्यू समझ लो कि क्या चल रहा था। सो हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन के एकदम बेसिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है। नॉट इवन द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री कैन मेक लॉज विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाया गया था, हमने पूरी उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी। ठीक है, सो बेसिकली वो हिस्टोरिकल पार्ट था, वो हमने खत्म कर लिया है। ठीक है, उसका आज के टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। सो ओवरव्यू क्या है? ओवरव्यू ये है कि वी हैव बेसिकली इन द प्रीवियस वीक सीन की हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आया, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी थी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो हमारे B.R. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, तो उनके अंडर में जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई। उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने फिर पढ़ा कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में लिखा गया था, इंग्लिश में भी लिखा गया था। ठीक है ना। उसके बाद हमारे बिहारी जी ने जो है उसकी कैलीग्राफी की थी। ठीक है, पहला सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कब हुआ था, कौन उसके पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट रहे थे, कौन उसके प्रेसिडेंट रहे थे, ऑल दिस थिंग्स वी सॉ। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक एडवाइजर रहे थे, ठीक है, जो थे हमारे जस्टिस B.N. राव सर। ठीक है, और ये है ड्राफ्टिंग कमेटी जिसमें B.R. अम्बेडकर जी जो हमारे चेयरमैन थे। ठीक है, सो ऑल दिस थिंग्स वी सॉ। देन वी सॉ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ओरिजिनली उसके अंदर कितने आर्टिकल्स थे, 395। आज के डेट में कितने हैं, 448। तो 395 से 448 हुआ है, तो इसका मतलब अमेंडमेंट्स हुए होंगे। इसका मतलब उसमें कुछ चेंज हुआ होगा, उसमें कुछ नया नया डाला गया होगा। तो ये अमेंडमेंट हम जो करते हैं ये कौन से आर्टिकल से करते हैं? आर्टिकल 368 के बदौलत करते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम आर्टिकल 395 नाउ वी हैव 443 448। फ्रॉम 22 पार्ट्स नाउ वी हैव 25 पार्ट्स। एंड फ्रॉम, सर गूगल पे 470 दिखाया था। अरे भाई, देखो गूगल से सब कुछ पढ़ा जा सकता ना, तो यहाँ नहीं होते हम लोग अभी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज गिवन बाय लक्ष्मीकांत जी, और वो हमारे परम पूजनीय है। ठीक है, हम जो है लक्ष्मीकांत जी को पढ़ते हैं और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो वैसे देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन आप डाउनलोड करोगे ना, यू विल एक्चुअली फाइंड 395 ओनली। अभी भी आपको यही नंबर दिखेगा। तो फिर 448 क्यों बोल रहे हैं हम? ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे आर्टिकल 4A मतलब अभी 4A आ गया है पार्ट, उसके अंदर यू विल हैव 51A। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस ABCD इट हैज गॉन अप टू 448। ठीक है ना, तो 470 तो नहीं हुए अब तक। एनीवेज, देन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग एक बार कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ चीजें जान ले, बिकॉज नाउ इफ आई से, ठीक है, अब जैसे अगर मैं व्रिट्स की बात करूं, ठीक है, प्रेरोगेटरी व्रिट्स, तो आधे लोग व्रिट्स क्या है नहीं समझ पाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट डिस्कसिंग द parts which were taken from other countries. This we will subsequently discuss after we cover a significant part of polity. एक बार हमें समझ में आ जाए कि ये जो चीजें इसमें लिखी गई है इसका मीनिंग क्या है। जैसे इससे पहले दिन हमने एक पॉइंट पढ़ा था बाइकैमरलिज्म के बारे में। बाइकैमरल का मतलब होता है जहाँ पे अपर हाउस हो जैसे राज्यसभा, और एक लोअर हाउस हो जैसे लोकसभा, उसको बाइकैमरल बोलते हैं। सो बाइकैमरल कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। उसके बाद हमारा जो पार्लियामेंट है वो हमने ब्रिटेन से फॉलो किया है। फिर रूल ऑफ लॉ मतलब क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा और उसी को सब लोग फॉलो करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रूल ऑफ लॉ। ऐसे कुछ कुछ चीजें हमें पता है। ठीक है ना, एक बार हम लोग थोड़ा सा पॉलिटी में घुस जाए तो हमें बहुत सारी चीजें पता हो जाएंगी। तब हम देखेंगे कि ये कौन कौन से कंट्री से आया है। आज के डेट में अगर मैं सिर्फ आपको कंट्री के नाम बताऊंगा और ये तो याद करने में आपको दिक्कत होगी। सो बिकॉज ऑफ दैट विल डिस्कस दिस आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ सिलेबस हैज बीन कवर्ड। ठीक है, देन हमने ये सब देखा था कि जनगण मन कौन से दिन आया, वंदे मातरम कौन से दिन आया, इंडिया का नेशनल एम्बलम कौन से दिन आया, ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन। देन कैलीग्राफी करने के लिए कौन कौन से निब्स यूज किए गए थे। ठीक है ना, 254 डिफरेंट निब्स वेर यूज टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हीलियम गैस के अंदर रख के अभी पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में रखा गया है। देन वी सॉ अबाउट द नेशनल सिंबल्स। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम इंडिया का फ्लैग कहाँ पे लहराया गया, तो ये वाला वो फ्लैग था, है ना, 7 अगस्त 1906, ग्रीन पार्क कैलकाटा में। ठीक है, देन हमने ये जवाहरलाल नेहरू वाला इंसिडेंट देखा था, पूर्ण स्वराज वाला। पूर्ण स्वराज वाला जो है रवि रिवर के किनारे उन्होंने लाहौर में होस्ट किया था, है ना, दैट वाज ऑन 26 जनवरी 1930। ये सेकंड इंसिडेंट हो गया।
उसके बाद मैडम बिकाजी कामा, शी इज द फर्स्ट लेडी और शी इज द फर्स्ट पर्सन जिसने इंडिया का फ्लैग एक फॉरेन लैंड में लहराया था। ठीक है, शी इज मैडम बिकाजी कामा। ठीक है, कहाँ पे? स्टुअर्टगार्ट जर्मनी में। उसके बाद हमने सुभाष चंद्र बोस का वो देखा था कि जब जापान ने सुभाष चंद्र बोस को इंडिया गिफ्ट कर दिया था तो उन्होंने फ्री इंडिया में पहली बार 1943 में इंडिया का तिरंगा लहराया था। ठीक है, सो दिस आर द 4 इवेंट्स दैट वी नीड टू रिमेंबर अबाउट द इंडियन फ्लैग। दिस वी हैव कवर्ड सो फार। एंड देन वी हैड दैट डे स्टार्टेड अबाउट, अच्छा हमने प्रीएम्बल भी पढ़ लिया था। ठीक है, प्रीएम्बल के हमने सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सबके मीनिंग जाने थे। फिर जस्टिस, कितने टाइप के जस्टिस है? सोशल है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल, 3 टाइप के जस्टिस है। देन लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। 5 चीजों में लिबर्टी है। एक है थॉट, कुछ भी सोच सकते हो। ठीक है, एक्सप्रेशन, कुछ भी बोल सकते हो। बिलीव, भगवान में मानना है नहीं मानना है वो आप रख सकते हो। फेथ, किसमें फेथ है किसमें नहीं है, या आप एकदम नास्तिक हो, दैट इज अप टू यू। एंड वर्शिप, किसको पूजना है किसको नहीं पूछना है, ये सारी आपको लिबर्टी दी गई है, मतलब फ्रीडम एक तरीके से। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। इसका मतलब आपका स्टेटस एज अ सिटीजन सबके बराबर होगा। ठीक है ना, इसका मतलब द वे यू आर अ इंडियन सिटीजन, सिमिलरली सलमान खान इज ऑल्सो इंडियन सिटीजन, सिमिलरली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इज ऑल्सो इंडियन सिटीजन, सभी का स्टेटस सेम है। ठीक है, वो अलग बात है कि उनका कंट्री वाइज मतलब पर्सन्स में औधा ऊपर आएगा, जैसे प्रेसिडेंट विल बी द फर्स्ट पर्सन। बट जब हम एक इंडियन नागरिक की बात करेंगे तो उसको मिलने वाले जितने भी कानूनन अधिकार होंगे, दैट इज फंडामेंटल राइट्स होंगे, वो प्रधानमंत्री के भी सेम होंगे, आपके भी सेम होंगे और प्रेसिडेंट के भी सेम होंगे। ठीक है ना, बट इन द ऑर्डर ऑफ द पीपल हु आर कमिंग इन इंडिया, तो प्रेसिडेंट विल बी द फर्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट सेकंड, है ना, प्राइम मिनिस्टर विल बी थर्ड, वो अलग चीज है। ठीक है, देयर द स्टेटस इज डिफरेंट, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन सिटीजनशिप। देयर एवरीवन इज गेटिंग द सेम फंडामेंटल राइट, चाहे वो भिखारी क्यों ना हो, चाहे वो वोट करता हो नहीं करता हो, चाहे वो टैक्स पे करता हो नहीं करता हो, सबके पास जो है सेम राइट्स है। ठीक है, तो इसीलिए इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट देम ऑल। अगर आपसे कोई छीन लेता है आपका, हाँ ऑन पेपर, ठीक है, अगर आपसे कोई ये फंडामेंटल राइट छीन लेता है, सो यू कैन गो एंड कंप्लेन इन द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ओके, ठीक है, उसके बाद फेटर्निटी, फेटर्निटी एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो फेटर्निटी मतलब बेसिकली मेरे को अपनी लाइफ जीने का अपने तरीके से अधिकार है। ठीक है, और मैं जो है डिग्निफाइड लाइफ जीऊंगा। डिग्निफाइड लाइफ जीऊंगा मतलब क्या, कि कोई भी जो है मेरी इज्जत नहीं छीन सकता। अगर किसी ने छीनी तो आपने सुना होगा मान हानि का केस होता है। ठीक है, अगर किसी ने किसी के ऊपर गलत आरोप लगाया तो उसके ऊपर आप कोर्ट में जो है मेरा इमेज खराब किया, मतलब मेरी फेटर्निटी छीन ली, इसका केस कर सकते हो। ठीक है ना, देन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, सो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, आवाज नहीं आ रही? प्रतीक चौगले, प्रतीक yesterday you called me ना? अच्छा, सो यू चेक योर माइक सेटिंग्स। अच्छा, आवाज ही नहीं आ रही तो उसको बोल के क्या फायदा। समवन जस्ट टेल हिम, ठीक है, कोई चैट में लिख दो कि अगर वो फोन से यूज कर रहा है तो बॉटम लेफ्ट हैंड साइड में माइक होगा, वहां पे वाईफाई या सेल्यूलर डेटा यूज करे, क्लिक करे। समवन टेल हिम इन द चैट। Okay, so I was talking about Constituent Assembly. They adopted this preamble on 26th day of November 1949. ठीक है ना, and that is the day when this preamble came to being. ठीक है, now इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है? इससे रिलेटेड आता है कि कौन से वर्ड्स पहले नहीं हुआ करते थे। ठीक है, विच वर्ड्स वेर ओरिजिनली नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक है सोशलिस्ट, एक है सेक्युलर और एक है इंटीग्रिटी, यहाँ पे नीचे। ये 3 शब्द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं थे, दे वर नॉट देयर इन द ओरिजिनल प्रीएम्बल। तो ये कब डाला गया था? बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट दिस 3 वर्ड्स वेर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो 46th अमेंडमेंट एक्ट कौन से ईयर में था? 1976 में। 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है ना, अब मेरे को ये बताओ, जो प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल हमने कौन से कंट्री से लिया हुआ है?
From which country have we taken the concept of preamble? USA से. Very good. We have taken this from USA. Very good. Great, great, great. Now tell me another thing कि ये जो preamble है इसके बारे में किसने सबसे पहले हमारे इंडियन में से कहा था? preamble किससे आया है? There was a resolution passed. हाँ, तो वो क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने कुछ पास किया था, क्या था वो? नहीं, नेहरू रिपोर्ट से तो वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. यस, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आया है. ठीक है. नहीं नहीं, कैबिनेट मिशन प्लान से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई है. ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई है. और दूसरा जैसे नेहरू रिपोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का पहला आइडिया आया था नेहरू रिपोर्ट से. ठीक है, फ्रॉम द नेहरू रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का फर्स्ट आइडिया उससे आया था 1928 में. ठीक है ना. यस, सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. वेरी गुड. ठीक है, तो प्रीएम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमने 3 केसेस की बात की थी. ठीक है, पहले बेरूबरी केस में ये बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हमारा जो प्रीएम्बल ये नहीं है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बट केशवानंद भारती केस 1973, अब एससी ने अपना मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया, कहा कि इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये तो ट्रेलर का है, तो ट्रेलर जो है मूवी का पार्ट ही होता है, तो ट्रेलर अलग से थोड़ी बनाया जाता है, मूवी के अंदर वो पार्ट्स आते ही है. So preamble is just like the trailer of the constitution, hence it is a part of constitution. ठीक है. And similarly in LIC versus India case, ठीक है, LIC of India case का भी एक वो हुआ था 1995 में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि preamble is integral part of the constitution. So we have seen this also. Then we had seen the 12 parts, ये 12 schedules. 12 schedules को याद रखने के लिए ये निमोनिक देखा था हमने, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, है ना. तो उसमें टेरिटरी, फिर एनुअलमेंट्स एंड अलाउंसेस होता है ना, फॉर्मेशन. सो आई एम नॉट रिपीटिंग एवरीथिंग, वरना आज की क्लास भी ऐसी ही चली जाएगी. ठीक है, सो हमने शेड्यूल्स और पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं. ठीक है, दोज हु वर नॉट देयर इन द क्लास, आई हैव शेयर्ड द रिकॉर्डिंग्स आल्सो, प्लीज गो थ्रू इट. ठीक है, बहुत जरूरी है कि आपको वो पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन मैं एक बार ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो एक बार आप लोग उसको उससे नोट से देख लीजिएगा. ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद आवर पार्ट 1. ठीक है, उसमें हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे 1 से 4 तक. ठीक है, विल स्टडी अबाउट आर्टिकल्स 1 to 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. ठीक है, सो हमने आर्टिकल 1 फिर भी देख लिया था. आर्टिकल 1 इज बेसिकली अबाउट द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, union and its territory of India, in which we had seen कि we are having 28 states and 8 union territories. इसकी हमने उस दिन बात की थी कि किस तरीके से 28 states है, किस तरीके से 8 union territories है. ठीक है, तो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हुए थे? ऑन 26 जनवरी 2020, दीव दमन एंड दादर एंड नगर हवेली, ये सबको जो है मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, जिसके कारण from 9 union territories we had 8 union territories. So that is what is going on currently also. So 28 states, 8 union territories. क्वेश्चन आया था इस बार एनडीए में, तो एनडीए में जो आता है वो सीडीएस में भी आ सकता है, सीडीएस में जो आता है वो एनडीए में भी आ सकता है. ठीक है ना. सो अभी हम लोग आर्टिकल 1 की बात करेंगे. सो जैसे उस दिन हमने देखा था, आर्टिकल 1 के शुरुआत में ही लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत. कुछ लोग चाहते थे हमारा मॉडर्न नेम इंडिया यूज हो, कुछ लोग चाहते हैं नहीं नहीं हमारा जो पुराना नाम था वही अच्छा था. इसीलिए अभी क्या बोला है, आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट. नाउ दैट डे वी हैड स्टडीड अबाउट 2 स्ट्रक्चर्स ऑफ द गवर्नमेंट. वन वाज द फेडरल स्ट्रक्चर एंड वन वाज यूनिटरी स्ट्रक्चर. ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर देखे थे. एक होता है फेडरल स्ट्रक्चर जहां पे पावर डिवाइड होता है, एक होगा पावरफुल, एक होगा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारे होंगे स्टेट गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जब ऐसा पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको बोलते हैं फेडरल. और यूनिटरी का मतलब होता है कि एक ही गवर्नमेंट है और उस एक गवर्नमेंट के हाथ में सारा पावर है, स्टेट के पास कुछ भी नहीं है. दैट इज द यूनिटरी फंक्शन. सो इंडिया क्या है? इंडिया बेसिकली एक फेडरल है ना, क्योंकि इंडिया में एक हमारे पास वो है, क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके अंडर में स्टेट गवर्नमेंट भी है. सो हम एक तरीके से फेडरल है, बट ऊपर क्या बोला है, यूनियन ऑफ स्टेट बोला है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं बोला है. ऐसा क्यों? तो इस चीज के लिए उस दिन हमने 2 पॉइंट्स देखे थे. ठीक है ना, कि फेडरल गवर्नमेंट 2 टाइप के हो सकते हैं. फेडरल गवर्नमेंट
दो टाइप के हो सकते हैं, एक है कमिंग टुगेदर, ठीक है, एक है होल्डिंग टुगेदर। तो दो टाइप के हमने फेडरेशंस देखे थे, वन वाज कमिंग टुगेदर, अदर इज होल्डिंग टुगेदर। तो ये दोनों फॉर्म की हमने शायद उस दिन डिस्कशन की थी, राइट? यस। सो हमने ये देखा था कि इंडिया जो है ये एक क्वेजी फेडरल कंट्री है। तो व्हाई इज इट क्वेजी फेडरल? बिकॉज वी आर हैविंग फेडरल स्ट्रक्चर इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी पावरफुल, ठीक है, इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी पावरफुल। इट इज होल्डिंग ऑल द स्टेट्स टुगेदर। सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट्स को एक साथ होल्ड करके रख रहा है, इसीलिए इंडिया का फेडरलिज्म होल्डिंग टुगेदर वाला है। वेराज अगर हम लोग इसको यूएस से कंपेयर करें, तो यूएस में देश तो कुछ था ही नहीं, वहां पे कॉलोनीज थी। टोटल कितने कॉलोनीज थे? 50 कॉलोनीज थे, 50 स्टेट्स थे। ये जो 50 स्टेट्स है, इन्होंने बोला कि चलो हम लोग मिलकर एक वो साइन करते हैं, डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, जिसके बाद हम एक देश बन जाएंगे। दैट मीन्स मेनी स्टेट्स वेर देयर हु केम टुगेदर, ठीक है ना? यहाँ पे देश पहले नहीं बना, यहाँ पे स्टेट्स पहले बने। वो लोग साथ में आए और उन्होंने कहा कि देश का निर्माण करते हैं। इंडिया में देश पहले बना, और इंडिया ने अपने देश को अच्छे से एडमिनिस्टर करने के लिए अपने अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स बना दिए। सो इट इज नॉट दैट कि स्टेट्स आर ऑलरेडी देयर, दे वर मेड एंड नो अग्रीमेंट हैज बीन। अच्छा, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं, हाँ एग्जैक्टली exactly, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिकॉज दे ऑल गॉट यूनाइटेड, ठीक है। हाउएवर, उन सारे स्टेट्स के पास एक कंट्री की जितनी पावर है, ठीक है, एक कंट्री जितनी पावर है एक एक स्टेट के पास। उनका अपना खुद का फ्लैग है, उनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके अपने खुद के लॉज है। एक स्टेट के लॉ दूसरे स्टेट के लॉ से अलग हो सकते हैं। हर एक स्टेट का अपना अपना खुद का टैक्सेशन रिजीम होता है, ठीक है। तो एक देश के पास भी सेम सिस्टम है और एक स्टेट के पास भी सेम सिस्टम है। तो बिकॉज ऑफ विच वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कतें भी कभी कभार आती है। ऐसा हमारे इंडिया में नहीं देखा जाता। वहां पे अगर किसी स्टेट को कोई प्रेसिडेंट पसंद नहीं आता कंट्री का, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे हुआ था, तो जैसे कैलिफोर्निया ने धमकी दी थी कि हम लोग यूएसए से ही अलग हो जाएंगे। फिर यूएसए के फ्लैग में 49 स्टार्स दिखेंगे। आज की डेट में उनके फ्लैग में 50 स्टार्स है, विच इंडिकेट्स कि 50 स्टेट्स हैव कम टुगेदर, ठीक है ना? तो वैसे तो देखा जाए फिर इंडिया के उसमें भी होने चाहिए थे, ऐसा नहीं है ना? ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज इंडिया जो है होल्डिंग टुगेदर वाला फेडरल है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ कुछ ही पावर सौंपी गई है। कल को अगर कोई स्टेट चाहेगा तो हमारे कंट्री से अलग नहीं हो पाएगा। महाराष्ट्र बोलेगा कि मेरे को अलग कर दो, मेरे को बाकी देश पसंद नहीं आ रहा है, कल से अगर हमारे पास आना है तो आपको पासपोर्ट वीजा लगेगा। ऐसा हमारा स्टेट कोई भी स्टेट नहीं कर सकता, नॉट ओनली महाराष्ट्र, नो वन कैन डू इट, ठीक है। हेंस वी कॉल इट क्वेजी फेडरल, ठीक है, बिकॉज इसमें हमारे पास फेडरल के कुछ लॉज है बट यूनिटरी के भी कुछ लॉज है, ठीक है। सो हम लोग वही पढ़ रहे थे उस दिन, शायद मेरे ख्याल से क्लास वहीं पे रुकी थी। हम लोग जो है ये पढ़ रहे थे कि हमारे कौन से फेडरल लॉज है और कौन से यूनिटरी लॉज है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन इस बार सीडीएस में आया था, और 2 साल पहले इसी का सेम क्वेश्चन जो है एनडीए में आया था। सो इन एनडीए एंड सीडीएस बोथ द क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड एंड इट कैन हैपन इन द फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन यूनियन, ठीक है। सो डिवीजन ऑफ पावर, हमने डिवीजन ऑफ पावर कर रखा है स्टेट एंड सेंटर में, यस। सो ये है फेडरल फीचर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब भी कोई फेडरल कंट्री है, फेडरल कंट्री को ये लिखित रूप में देना चाहिए कि स्टेट के पास कितना पावर है, सेंटर के पास कितना पावर है। वरना तो कल को अगर लड़ाई होगी तो कहीं पे कोई एग्रीमेंट लिखा नहीं है कि किसके हाथ में कितना पावर था, तो ये दोनों फिर लड़ नहीं पाएंगे, कानूनन तरीके से लड़ नहीं पाएंगे कोर्ट में कि देखो भाई हमारा पावर छीन लिया। सो दैट इज वाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी होता है एक फेडरल कंट्री में। तो हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यस, दैट मीन्स ये हमारा फेडरल फीचर है। सुपरमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राजा तो है नहीं इधर, कोई राजा महाराजा नहीं है, ठीक है, कोई डिक्टेटर भी नहीं है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। ये जो है ये फेडरल लॉ है। वरना अगर किसी देश में जैसे चाइना, चाइना में जो प्रेमियर है वहां पे प्रेसिडेंट नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वहां पे होता है प्रेमियर। तो वहां पे जैसे जिनपिंग है, तो जिनपिंग ने बोल दिया मतलब वही करना है। दैट मीन्स ही इज अबव एवरीवन, ही कैन मेक लॉज। वो आज बोलेगा कल से लागू हो जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। इसका मतलब ही इज ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन ना, ही इज हैविंग मोर पावर देन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा हमारे देश में नहीं है। सो सुपरमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लिखा है वही होगा। प्रेसिडेंट भी उसके खिलाफ जाएगा तो वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हटा दिया जाएगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्री, यस, नॉट ऑब्जेक्ट, हाँ प्रेमियर की बात कर रहे हो, ओके।
ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब उस दिन हमने बात की थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हिसाब से रिजिड है। अगर हमें कोई ऐसा लॉ चेंज करना है, अगर हमें कोई ऐसा लॉ चेंज करना है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को दिक्कत आ सकती है, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट के हाथ में नहीं होगा। पार्लियामेंट में उसमें 2/3 मेजोरिटी लगेगी। ठीक है, पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी लोग उसको सपोर्ट करने चाहिए। प्लस हमारे पास 28 स्टेट्स है, उसमें से आधे स्टेट्स ये बोलने चाहिए कि जो आप चेंज करना चाहते हो ठीक है। इसका मतलब ये बहुत मुश्किल है, अचीविंग 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, देन अचीविंग 50% स्टेट सपोर्ट, एंड देन यू चेंज अ लॉ। दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। अगर हो गया तो अच्छी बात है, फिर तो हमारे देश के आधे स्टेट्स मान रहे कि कर दो, ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। बट अगर ऐसा नहीं है तो पार्लियामेंट जो है अपनी मनमानी करके कोई भी लॉ चेंज नहीं कर सकता, इतना आसान नहीं है। हेंस वी आर हैविंग अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच जस्ट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द मेथड ऑफ द, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दिमाग में आया कि इसको चेंज कर दो तो उन्होंने कर दिया। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। दैट इज वाई रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज ऑल्सो फीचर ऑफ फेडरलिज्म। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब हमारा जो जुडिशरी है वो किसी के बंधन में नहीं है। अगर कोई लॉ गलत बनता है, ठीक है, लेट्स से कि ऐसा कोई लॉ बनता है जिससे इंसानों के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाए, तो सुप्रीम कोर्ट वैसे लॉ को बनने से रोक सकता है। इसका मतलब वो लेजिस्लेचर को बोल सकता है कि तुमने जो लॉ बनाया है वो नल एंड वॉइड है, इसका मतलब इसका कोई आगे यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने फंडामेंटल राइट छीन ली लोगों की, जो आप नहीं छीन सकते। आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप किसी का फंडामेंटल राइट छीन लो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू हमारे आर्टिकल 13 में आता है। 13th article says that if any law is which is made in the parliament is unconstitutional, taking away some fundamental rights of the citizen, it will be turned as null and void, or also called as ultra vires। इसको अल्ट्रा वायर्स बोलते हैं। सो अल्ट्रा वायर्स का मतलब ये होता है, अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बनाए जाएंगे तो उसको जुडिशरी रोक सकता है, सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है। सिमिलरली जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे लॉस को इम्प्लीमेंट कर रहा है देश में, जैसे मोदी जी है, उन्होंने जो है दिल्ली को ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं दिए थे। 800 मेट्रिक टन मांगे थे, 420 ही दिए थे, ऑलमोस्ट आधा दिया था। तो उनको फटकार लगाया कि यू बैग बोरो स्टील डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट यू हैव टू डिलीवर द ऑक्सीजन सिलेंडर्स इन द हॉस्पिटल्स ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये कोविड के सेकेंड वेव के टाइम पे हुआ था। तो अगर लेट्स से कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये जो है ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर में या पार्लियामेंट के अंडर में आ रहा होता, तो फिर ये किसी के ऊपर इस तरीके से बॉसिज्म नहीं कर पाता। ठीक है, किसी को जो है गलत या सही नहीं बोल पाता। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो नहीं होता फिर वो, तो प्राइम मिनिस्टर को कैसे डांट रहा है कि तुम जो करना है करो लेकिन सिलेंडर ला कर दो। ठीक है, सो इसीलिए इसका इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छा है और जरूरी भी है। ये फेडरल फीचर है। अब जैसे यूनिटरी वाले जो देश है जिसके एक हाथ में सारा पावर है, जैसे जिनपिंग हो गया, अब आपको लगता है वहां पे उनका सुप्रीम कोर्ट जिनपिंग को कुछ बोल पाएगा? अगली सुबह वो रहेगा ही नहीं देश में। ठीक है, वो देश में ही नहीं रहेगा वो। ठीक है, वो कुत्ते खा चुके होंगे उसकी बॉडी को तब तक। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस ओवर देयर। हाँ, जैकमा गायब हो गया था जब उसने कुछ कहा था, तो ही वाज अबडक्टेड फॉर 13 आवर्स। 13 घंटे के बाद वो मिला। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है उधर। यस, ठीक है, देन उसके बाद, हाँ, तो वहां पे डिक्टेटरशिप ही है एक तरीके से। ठीक है, तो वो अपने आप को प्रेमियर बुलाता है, बट एक तरीके से उधर डिक्टेटरशिप ही है। और ऐसे अभी भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। ठीक है, देन बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब जैसे अपर हाउस एंड लोअर हाउस, दैट मीन्स एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। ठीक है, देन डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी, दैट मीन्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट मिलकर रूल कर रहे हैं। ये है हमारे फेडरल फीचर्स। नाउ मोर देन फेडरल फीचर्स वी आर हैविंग यूनिटरी फीचर्स। फेडरल में तो साथ ही है यूनिटरी फीचर्स। अगर आप देखोगे, अब जब भी आप ये वर्ड सुन रहे हो फेडरल, तो आप मान लो अपने दिमाग में ले आओ कि देर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, एक सेंटर है, एक स्टेट है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा। मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन फेडरल फॉर्म है। पावर एक हाथ में लिमिटेड है, यूनिटरी फॉर्म है। ठीक है, अब इवन दो इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर में पड़ता है, बट फेडरल के सिर्फ 7 ही फीचर है, वेर एज यूनिटरी के हमारे पास 16 फीचर्स है। 16 फीचर्स ऑफ यूनिटरी फॉर्म आर देयर। एक एक करके समझते हैं ऐसा क्यों। ठीक है, अब हमारे देश में पावर भले ही डिवाइडेड हो, बट क्या यूएस की तरह डिवाइडेड है स्टेट्स को पावर, कि आप अपने हिसाब से कर सकते हो? नहीं।
यहाँ पे फाइनल डिसीजन, अगर स्टेट ने कुछ ऐसा डिसीजन सुना है जो कि हमारे स्टेट से अलग, ये सेंटर से अलग होगा, फाइनल डिसीजन ऑफ द सेंटर विल प्रिवेल, ऐसा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर ऐसे दो लॉज बनते हैं जिसके ऊपर पार्लियामेंट ने भी लॉ बनाया और स्टेट के लेजिस्लेचर ने भी लॉ बनाया और वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है, तो फिर पार्लियामेंट की बात मानी जाएगी। इसका मतलब एक तरीके से तो देखा जाए तो यही हुआ ना कि सेंटर के हाथ में ही पावर है, तो एक तरीके से तो यूनिटरी पावर हो गया ये। सो दैट इज वाई हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमने कनाडा से लिया है, ठीक है, दिस वी हैव टेकन फ्रॉम कनाडा। सो अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया हैज अडॉप्टेड अ फेडरलिज्म वेयर सेंटर इज मोर पावरफुल, विच कंट्री फ्रॉम इंडिया हैज टेकन दिस, तो इसका आंसर है कनाडा, हमने ये कनाडा से लिया हुआ है, ठीक है। देन सिंगल सिटीजनशिप, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्या आपके पास महाराष्ट्र की सिटीजनशिप और इंडिया की सिटीजनशिप, ऐसे दो सिटीजनशिप्स है, या आपके पास एक ही सिटीजनशिप है और आप कहीं पे भी रहो, कहीं से भी रहो, आप इंडियन हो? क्या है? एक ही है, ओके। नाउ इन, यस एक ही है, एक ही सिटीजनशिप है। नाउ इन यूएसए यू हैव टू सिटीजनशिप, यू बिलोंग टू कैलिफोर्निया, ऑल्सो यू बिलोंग टू यूएसए, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा था कि यूएस में डबल सिटीजनशिप चलता है, तो डबल सिटीजनशिप ऐसे होता है, यू आर अ सिटीजन ऑफ दैट स्टेट एज वेल एज यू आर सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो दो सिटीजनशिप कार्ड्स होते हैं आपके पास। सो एट द सेम टाइम इंडिया डिड नॉट अडॉप्ट दिस, यू आर अ सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र एज वेल एज यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है। हम ये बोलते हैं ना, कहीं पे भी आपने चक दे इंडिया में भी देखा होगा, ठीक है, आई कम फ्रॉम दिस स्टेट, आई कम फ्रॉम दिस स्टेट, वो उनको दोबारा बुलवाता है, बोलता है आई कम फ्रॉम इंडिया। सो इंडिया इसी में बिलीव करता है कि आप चाहे कहीं से भी हो, आप जो हो इंडिया के पार्ट हो, ठीक है, स्टेट बाद में आएगा, कंट्री पहले आएगी। सो हमने यही माना है, तो दिस सिंगल सिटीजनशिप फॉर्म जनरली इज अप्लाइड इन अ यूनिटरी कंट्री, जहाँ पे स्टेट्स होंगे भी लेकिन वहां पे वो स्टेट्स की चलेगी नहीं, ठीक है, वहां पे जो है सारा सारा पावर सेंटर के हाथ में होगा, वो लोग सिंगल सिटीजनशिप ही देते हैं, ठीक है। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनियन एज वेल एज स्टेट्स, अभी जैसे हमने बात की यूएसए की, उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक स्टेट का खुद खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक कंट्री का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। द स्टेट्स आर नॉट अलाउड टू हैव देयर ओन फ्लैग्स, नीदर दे हैव द राइट टू फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सबको जो है वो करना है। देन सेंटर कैन चेंज नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, सेंटर के हाथ में ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट के बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है, किसी भी स्टेट को तोड़कर दो बना सकता है, या किसी भी दो स्टेट को मर्ज कर कर एक बना सकता है। इसके लिए उस स्टेट का वो कंसर्न जानना जरूरी भी नहीं है। हाँ, ये पूछने का प्रबंध जरूर है, ये ऐसा है कि फॉर्मेलिटी के लिए एक बार पूछ लेते हैं, लेकिन उनका जो डिसीजन है वो बाइंडिंग नहीं है। पार्लियामेंट ने बोला कि होगा तो होगा, वो एक बार पूछने का काम था, पूछ लिया, बट उनके हाँ या ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये एक तरीके से तो वही हुआ ना कि सेंटर जो है वो स्टेट को मतलब डिक्टेट कर रहा है। वी हैव टोल्ड कि आपका स्टेट टूटेगा तो आपका स्टेट टूटेगा, वी सेड कि आपके स्टेट का बाउंड्री छोटा हो जाएगा तो बाउंड्री छोटा हो जाएगा। इसके लिए आपसे हम नहीं पूछ रहे, आपको हम बता रहे हैं कि ऐसा करने वाले हैं, ठीक है ना। सो जनरली ऐसे ही होता है। सो दिस इज ऑल्सो यूनिटरी फीचर वेर वी आर जस्ट चेंजिंग द नेम और द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट। देन सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी, अब हर स्टेट का, हाँ बड़ा भाई हो, हर स्टेट का अपना अपना जुडिशरी है, जैसे मुंबई पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, बंगाल पुलिस है ना, ये ऐसे पूरे इंडिया में अलग अलग पुलिस है, बट ये लोग सेम ही वो फॉलो करते हैं ना, आईपीसी की धारा, दे ऑल फॉलो द सेम फीचर, ठीक है। अगर हाँ, तो आईपीसी की धारा जैसे 420 ये है चोरी, 302 ये है मर्डर, तो ये पूरे इंडिया में लागू है। अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं था, जब तक 370 था, वहां पे जो है आरपीसी चलता था, ठीक है, राजेंद्र सिंह जी पेनल कोड, दैट वाज गोइंग ऑन ओवर देयर, ठीक है, बट अभी उसको भी चेंज करके उसको भी आईपीसी के अंडर में डाल दिया। इसका मतलब पूरे देश में सेम कानून होगा, सेम जुडिशरी होगा, नो डिफरेंट लॉज विल बी देयर फॉर डिफरेंट स्टेट्स। पुलिस अलग अलग है, दिस इज फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मुंबई पुलिस विल बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन इन मुंबई वेल, पुणे पुलिस विल बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन इन पुणे वेल, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर हैविंग अ सिंगल जुडिशरी। ऑल इंडिया सर्विस वालों को तो इंडिया में कहीं पे भी भेज देते हैं, तो जो आईपीएस होते हैं, वो आईपीएस वाले जैसे पुणे में भी आकर दे कैन बिकम अ कमिश्नर, इवन दो ही माइट बी फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑल इंडिया सर्विस वाले तो कहीं पे भी जाएंगे,
सो दिस शोज हमारे पास सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी है, ठीक है, कि देश में पूरे जगह पे कानून सेम है। देन यूनिटरी इन इमरजेंसी, जब भी किसी भी स्टेट में इमरजेंसी आएगी तो प्रेसिडेंट सारा पावर अपने हाथ में ले लेगा उस स्टेट का, दिस इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंट्स रूल। ये हमारा आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट कैन रूल ओवर अ पार्ट ऑफ कंट्री व्हेन एवर देयर इज अ इमरजेंसी, ठीक है ना। तो या तो उस पार्ट को करेगा या तो पूरे देश को भी कर सकता है। सो प्रेसिडेंट्स रूल कैन अप्लाई टू वन स्टेट, वन और मोर स्टेट, और इवन टू द होल ऑफ द कंट्री, ऐसा हो सकता है। जब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो इंडियन सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स है उसको सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो ये भी यूनिटरी फीचर है, चाइना जैसे हो गया, राइट्स ही नहीं है उस टाइम पे हमारे पास, ठीक है ना। सो इट इज ऑल्सो यूनिटरी फीचर। देन कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज, अभी जैसे बताया सिविल सर्वेंट्स को पूरे इंडिया में भेजा जाता है, आईएएस आईपीएस वालों को, ठीक है ना। उसके बाद इन इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। अब कैसा है ना, जो यूएस का ये पार्लियामेंट है वहां पे हर स्टेट के बराबर नंबर में लोग आते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव। इस स्टेट के पार्ट्स तो उस स्टेट के भी पार्ट्स, ठीक है, अगर इधर से 5 आ रहे हैं उधर से भी 5 आएंगे, नो रिगार्ड्स टू वो छोटा स्टेट या बड़ा स्टेट है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में राज्यसभा में हर एक स्टेट को वहां पे अपना रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो सीट्स ऑफ राज्यसभा है दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। इसलिए गोवा से एक बंदा जाता है, सिक्किम से एक बंदा जाता है, वेराज उत्तर प्रदेश ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया तो वहां से 31 जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। सो इनइक्वालिटी क्यों है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेंटर से ये बोल रहे हैं कि जितनी आपकी संख्या है उतने सीट्स आपको वहां पे मिलेंगे। सो दिस डिक्टेटिंग टर्म्स आर गिवन बाय हुम, बाय द सेंटर। क्योंकि अगर स्टेट के हाथ में पावर होता, लेट्स से कि हम लोग यूएस जैसे होते, हर एक स्टेट के हाथ में पावर होता तो बोलते कि बाजू वाले स्टेट से जितने जा रहे हैं हमसे भी उतने ही जाएंगे, क्या करना है पॉपुलेशन का, ठीक है। और वहां पे वही लोग डिसीजन मेकर्स है। अब कल को अगर महाराष्ट्र बोलेगा कि हमको भी 31 सीट्स चाहिए वहां पे, तो कुछ होगा क्या, नहीं। हु इज कंट्रोलिंग दिस, द पार्लियामेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। हेंस inequality in representation of Rajya Sabha is also a unitary feature because it has been controlled by the central government. अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट, अब गवर्नर कहाँ के लिए होता है, स्टेट के लिए होता है। जैसे देश के लिए प्रेसिडेंट है, वैसे ही किसी स्टेट का फर्स्ट पर्सन कौन है, गवर्नर है, ठीक है। तो ये जो गवर्नर है ये जिस स्टेट का है वहां के लोगों ने उसको चुना होता तो अलग बात होती, ठीक है। लेकिन ये जो गवर्नर आया कहाँ से आया, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। इसका मतलब प्रेसिडेंट इज कंट्रोलिंग दैट स्टेट बाय सेंडिंग वन ऑफ हिज पर्सन। नाम उसका गवर्नर है, ठीक है, लेकिन भेजा तो प्रेसिडेंट ने है ना। तो प्रेसिडेंट तो ये चाह रहा है कि मैं जिस तरीके से चलाऊंगा उस तरीके से चलो। तो ये तो यूनिटरी फीचर हो गया, सेंटर इज कंट्रोलिंग द स्टेट बाय सेंडिंग वन ऑफ इट्स एजेंट, ठीक है। ये हो गया वो। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस बाय द प्रेसिडेंट, तो हमने ये पढ़ा था, ठीक है। सो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ये प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना सीडीएस में एफकेट में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। रिसेंटली जो है इन अगस्त अगस्त का जो एग्जाम हुआ था एफकेट का, उसमें भी आया था कि हाई कोर्ट के जजेस को कौन इलेक्ट करता है। जनरली क्या दिमाग में होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उसको प्रेसिडेंट करता है, हाई कोर्ट के जो जजेस है उसको गवर्नर ऑफ द स्टेट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दिमाग से निकाल देना। प्रेसिडेंट अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड गवर्नर अपॉइंट्स स्टेट ये हाई कोर्ट जजेस इज नॉट ट्रू। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों कोर्ट के जो जजेस है वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। अब अगर हमारा देश फेडरल होता, ठीक है, या फेडरल फीचर रखता, तो जिस स्टेट का हाई कोर्ट है उस स्टेट को अधिकार होना चाहिए था ना कि वहां के जजेस को सिलेक्ट करे। प्रेसिडेंट जो कि सेंटर का है वो क्यों कर रहा है, तो यही यूनिटरी फीचर है, ठीक है, वेयर द सेंटर इज ट्राइंग टू कंट्रोल द स्टेट, ठीक है। देन पूरे देश के लिए एक ही सीएजी है। सीएजी मतलब देश का ये सीए, ठीक है, जो देश का हिसाब किताब रखेगा। तो हर स्टेट का और पूरे के पूरे कंट्री का हिसाब किताब करने वाला एक ही इंसान है। देर इज ओनली वन सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक ही है, दो अलग अलग पोस्ट नहीं है। हर स्टेट के अंदर अलग सीएजी नहीं है। वैसे देखा जाए तो हर स्टेट को ये फ्रीडम होना चाहिए कि भाई हम जो खर्चा कर रहे हैं उसकी बिलिंग हम ही करेंगे, सेंटर से क्यों भेज रहे हो। लेकिन ये हमारे देश में नहीं है। पूरे के पूरे 28 स्टेट्स, पूरे 8 यूनियन टेरिटरीज और पूरे कंट्री का जो फाइनेंशियल सीट है ये पूरा का पूरा सीएजी बनाता है अकेले। और इसी बात है, अकेले का मतलब उसकी टीम है, ठीक है, बट ही इज द ओनली हेड। सो देर इज नो सेपरेट रोल ऑफ सीएजी फॉर ईच स्टेट, हर एक स्टेट को नहीं दिया गया,
हर एक स्टेट का अलग अलग बिल होना चाहिए था बट नहीं दिया गया, ये भी यूनिटरी फीचर है, एक हाथ में कंट्रोल हो रहा है। देन सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रल मशीनरी, मतलब क्या, जब हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ यूनियन उसमें जा रही है, समझ में आता है। पीएम का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट कर रही है, समझ में आता है। बट जब महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहे हैं और महाराष्ट्र का खुद का इलेक्शन कमीशन है, तो उनको क्यों नहीं करने दिया जा रहा, है ना। तो यूनियन से सारे के सारे स्टेट का इलेक्शन भी होता है। जैसे हम लोग हर 5 साल में विधानसभा का वोट करते हैं, जैसे लोकसभा का हर 5 साल में करते हैं, तो विधानसभा तो अपने स्टेट का है ना, उसके लिए भी यूनियन से ही ये इलेक्शन कमीशन आती है। तो जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है वो क्या करता है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन सिर्फ लोकल इलेक्शंस देखता है, ग्राम पंचायत का, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, इनका, ठीक है ना, इनके जो है इनके इलेक्शंस ये स्टेट का इलेक्टरल कमीशन देखता है, ठीक है। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, ऊपर तो हमने रिजिड पढ़ा था, तो ऊपर का रिजिड कौन से रिगार्ड में था, अगर आपको स्टेट से रिलेटेड कोई लॉ चेंज करना है तो आपको हर एक स्टेट से मंजूरी लेनी पड़ेगी, मिनिमम हाफ द स्टेट्स अग्री करने चाहिए, तब जाकर उसको चेंज किया जाएगा, जो कि मुश्किल है, इसलिए वो रिजिड में था। बट फ्लेक्सिबल कहाँ पे है, फ्लेक्सिबल अभी हमने एक पॉइंट देखा ना, कि कोई भी स्टेट का नाम बदल दो, कोई भी स्टेट की बाउंड्री बदल दो, कोई भी स्टेट को मर्ज कर दो, कोई भी स्टेट को तोड़ दो, इसके लिए उस स्टेट के लिए परमिशन भी नहीं मांगी जाती। पार्लियामेंट के अंदर जो है एक सिंपल मेजोरिटी होती है। उस दिन मान लो कि 500 सीट में से 300 लोग आए हैं, 300 का 50% चाहिए, मतलब 151 लोगों ने हाँ कर दिया तो पास हो गया, सिंपल मेजोरिटी से। तो ये तो बहुत इजीली चेंज हो गया ना, किसी भी स्टेट का बाउंड्री, किसी भी स्टेट का नाम, और उस स्टेट को तो पूछने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, पूछा जाएगा फॉर्मेलिटी के लिए, बट उनके हाँ या ना कहने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये एक तरीके से फ्लेक्सिबल हो गया कि जो सेंटर चाह रहा है वो हो रहा है। अरे बात समझ में। नाउ कंट्रोल ओवर स्टेट्स लॉ। तो अब ऐसा है कि जब भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी, या ऐसे कोई लॉ के ऊपर, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में क्या है कि कुछ रोहिंग्या मुसलमान, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था म्यांमार में, वो भाग कर आए थे हमारे बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में। तो ममता ने कहा था, ममता बनर्जी हु इज द चीफ मिनिस्टर इन वेस्ट बंगाल, उसने कहा था कि हम लोग इनको अपने पास रखेंगे और इनकी सुविधा हम लोग देखेंगे। तो प्रेसिडेंट ने इसको मना कर दिया, बोला कि इनको जो है हम लोग रिफ्यूजी क्यों दे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्यूजी के नाम से कुछ नहीं है, देर इज नो लॉज पर्टेनिंग टू द रिफ्यूजीज इन आवर कंट्री। वेस्टर्न कंट्रीज में है, वेस्टर्न कंट्री में अगर कोई दूसरे कंट्री से आपके पास रेफ्यूजी आता है तो उसके राइट्स अलग है, कि आप एज अ रेफ्यूजी आप क्या कर सकते हो, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि हमारे देश में प्रॉब्लम कम है क्या, कि आप रोहिंग्या मुसलमानों को भी इंडिया बुलाकर उनको भी राइट्स दे रहे हो। तो इसका मतलब कभी कभार स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर भी प्रेसिडेंट का अप्रूवल मांगा जा सकता है, और उस केस में प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वेटो है। प्रेसिडेंट को लगेगा कि नहीं नहीं इसमें चेंजेस चाहिए तो भेज देगा, उसको चेंज करके दोबारा देंगे, प्रेसिडेंट बोले अब भी ठीक नहीं है, फिर से भेज देगा। जबकि पार्लियामेंट में नहीं हो सकता ऐसा। पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट या तो उसको हाँ करेगा या तो ना करेगा, या वापस से वो हाउस में भेजेगा कि ये चेंजेस करो। चेंजेस करे या ना करे, अगली बार वो फिर से जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा उसको साइन करना ही पड़ेगा, वो मजबूर है। इसका मतलब उस केस में उसके पास एब्सोल्यूट वेटो नहीं है। he did not have the absolute power to stop any bill। सेकेंड टाइम जब भी उसके पास आएगा उसको मतलब 100% साइन करना ही पड़ेगा। इट इज कंपल्सरी फॉर हिम टू साइन। हाउएवर स्टेट लेजिस्लेचर में जब कोई कानून बनेगा वो गवर्नर के पास जाएगा। गवर्नर गवर्नर को लगेगा कि भाई इसके ऊपर डिसीजन लेने का औकात नहीं है मेरा, तो मैं प्रेसिडेंट को दे देता हूँ। प्रेसिडेंट के पास जब केस चला गया, सो वो उसे फिर से भेज सकता है स्टेट लेजिस्लेचर में कि आपने ये चेंज नहीं किया, इसको चेंज करो। उन्होंने किया नहीं किया, दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजा, तो उसको साइन करना कंपलसरी नहीं है। वो फिर से पढ़ के बोले अरे नहीं अब भी नहीं किया तुमने, अब भी ये कमी है, जाओ वापस करो। वो फिर से आएगा और बोले अब भी कमी है, जाओ वापस करो। कितने बार कर सकता है, अनलिमिटेड टाइम्स। इसका मतलब जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता तब तक वो बिल को पास होने ही नहीं देगा। तो ये तो हो गया ना सेंटर का कंट्रोल स्टेट के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट तो बेचारा बार बार वो बिल को पास ही किए जा रहा है, और प्रेसिडेंट है कि उसको रिजेक्ट किए जा रहा है। तो ये जो चीज है ये है कंट्रोल ऑफ सेंटर ओवर द स्टेट्स। ठीक है। देन फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑन द सेंटर बाय स्टेट। हर स्टेट को हर साल इंडिया के गवर्नमेंट से कुछ पैसे मिलते हैं।
कि आप नेक्स्ट 5 साल में ये डेवलपमेंट एक्टिविटी करना। तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, सिक्किम, ठीक है, मणिपुर, आसाम, ये सारी जगह, इनको तो सेंटर से ही पैसे लेकर अपनी उन्नति करनी पड़ती है। चलो महाराष्ट्र के बाद बहुत पैसा आता है बिकॉज वी आर हैविंग सिटीज लाइक मुंबई, पुणे, नागपुर, ये सब की वजह से, सो गवर्नमेंट को बहुत टैक्स मिलता है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट है, ये लोगों के पास ज्यादा कोई पैसा ही नहीं है, इनको बार बार सेंटर से पैसे लेने पड़ते हैं कोई भी चीज करने के लिए। तो डिपेंडेंसी है। अगर हर स्टेट इक्वली पावरफुल होता तो हर स्टेट अपने हिसाब से पैसा कमाने की कोशिश करता। समझ आ रही है बात? एनी डाउट्स हियर? सो दिस आर द फीचर्स, ठीक है, विच मेक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी ऑफ यूनिटरी फीचर। तो कुछ हमारे पास फेडरल फीचर है, कुछ हमारे पास यूनिटरी है। क्वेश्चन कैसे आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो इसमें जैसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर, डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, उसके बाद रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और सिंगल सिटीजनशिप, ये मान लो आपके ऑप्शंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर? सो बाई कैमरल, डुअल गवर्नमेंट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंगल सिटीजनशिप, इसमें से फेडरल कौन सा नहीं है? ठीक है, सो अभी हमने देखा कि जो सिंगल सिटीजनशिप है, ये सिंगल सिटीजनशिप हमारा यूनिटरी फीचर है, इट इज नॉट फेडरल फीचर। तो ये हो जाएगा आंसर। ये सेम क्वेश्चन इस बार सीडीएस में पूछा गया था। क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई है? ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 2 और 3 पे। ठीक है, अभी हमने आर्टिकल 1 पढ़ा। आर्टिकल 1 इज दैट कि इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिया का टाइप क्या है गवर्नमेंट का? क्वेजी फेडरल है। इंडिया का गवर्नमेंट का टाइप है क्वेजी फेडरल। व्हाई क्वेजी फेडरल? वी हैव some features like federal, but we have some features like unitary. ठीक है, फेडरल के हमारे पास 7 फीचर्स है, यूनिटरी के हमारे पास 15 फीचर्स है। ना हाउ टू रिमेम्बर फेडरल एंड यूनिटरी? देखो, कई बार कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, हर पॉइंट आपके दिमाग में ये 7 और 15, 22 पॉइंट याद नहीं होंगे। आपको फेडरल फीचर्स के लिए ये समझना है, क्या इसमें पावर डिवाइड हो रहा है? अगर पावर डिवाइड हो रहा है, ऐसा कोई पॉइंट आपको दिखता है, तो वो फेडरल का है। क्या पावर डिवाइड नहीं हो रहा है, सारा का सारा चीज एक ही हाथ में आ रहा है क्या? अगर ऐसा कोई पॉइंट दिखता है तो वो यूनिटरी होगा। समझ में आई बात? अगर पावर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, यूनिटरी फीचर है। अगर पावर डिवाइड किया जा रहा है तो फेडरल फीचर है। आई होप आई एम क्लियर। एनी डाउट्स एनीवन? ओके, great. So let's proceed. Now we'll see Article 2. देखो, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, इन दोनों में ही हम लोग न्यू स्टेट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हमारे देश में नया स्टेट फॉर्म किया जा रहा है, आर्टिकल 2 से भी, आर्टिकल 3 से भी। अब दोनों के बीच में फिर बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है, जब आर्टिकल 3 के थ्रू हम लोग कोई स्टेट बना रहे हैं, तो उसमें जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले ले आंध्र प्रदेश, सो आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना बनाया गया है। इसका मतलब बाय ऑल्ट्रेशन ऑफ द बाउंड्री or by dividing a boundary of a state, we are making a new state, then it will come under article 3.
ठीक है, अगर हम किसी प्री एग्जिस्टिंग स्टेट में कोई बदलाव करके नया स्टेट बनाते हैं, उसकी बाउंड्री को छोटा कर दिया, उसकी बाउंड्री को बड़ा कर दिया, या उस स्टेट को बीच में से काट कर आधा आधा कर दिया, ये सारी चीजें करेंगे तो ये हमारा आर्टिकल 3 होगा। ठीक है ना। आर्टिकल 2 में क्या होगा, कोई नया स्टेट बना लेकिन वो पहले से एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, मान लो कि श्रीलंका हमारा हो गया कल को, लेट से कि श्रीलंका जो है एकदम बैंकरप्ट हो गया और श्रीलंका हमारा हो गया कल के डेट में, तो ये हमारा स्टेट एग्जिस्ट करता है क्या आज के डेट में? इज इट अ पार्ट ऑफ इंडिया और इज इट अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया टुडे? नो। सो इफ वी मेक दिस एज अ स्टेट, if we somehow we get the control of this place, and if we make a state of this whole Sri Lanka, then it will be added in article 2. So making of new state in making a new state which did not exist in the pre form of India. प्री फॉर्म ऑफ इंडिया में वो पहले से कोई स्टेट नहीं था या वो कोई जगह नहीं थी, उस जगह को हमने अभी अभी एक्वायर किया है और उस जगह में हमने अपना नया स्टेट बनाया है, वो हमारा आर्टिकल 2 होगा। आर्टिकल 3 में क्या आता है? आर्टिकल 3 में ऑल्ट्रेशन ऑफ द लैंड बाउंड्री, डिवाइडिंग अ स्टेट एंड क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट, पहले तो ये आता है। और दूसरा रीनेमिंग ऑफ स्टेट भी 3 में आता है। तो 2 में नया स्टेट आएगा, 3 में नया स्टेट बाय ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री और डिवाइडिंग अ स्टेट आएगा। ठीक है, ये हो गया पॉइंट 1 उसका, जिसमें ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सेकंड रीनेमिंग अ स्टेट। ठीक है, योगी जी का फेवरेट नहीं है ये, ध्यान रखना इधर। देखो, ये जो आर्टिकल 2 और 3 है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट हाथ नहीं लगा सकता। ये दोनों पावर जो है सेंटर के पास ही है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास, पार्लियामेंट के पास। ये यूनिटरी फीचर एक तरीके से। आर्टिकल 2 एंड 3 में छेड़खानी कोई स्टेट नहीं कर सकता। स्टेट के अंदर कोई जगह बदल रहा है, ठीक है, जैसे जगह का नाम बदल रहा है जो योगी जी करते रहते हैं, है ना, इलाहाबाद का नाम अभी प्रयागराज कर दिया, ये सारे चीजें आर्टिकल 3 में नहीं आती है। यहाँ पे रीनेमिंग ऑफ स्टेट की बात की गई है, जैसे कि रीनेमिंग ऑफ स्टेट 1960 की बात करें, ठीक है, 1960 की बात करें, सो देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज महाराष्ट्र और गुजरात, ये पूरा का पूरा बॉम्बे था। सो बॉम्बे को पहले तो विभाजन किया गया, उसके तोड़ कर दो हिस्से किए, एक गुजरात किया, एक महाराष्ट्र किया, फिर इनको नाम दिया गुजरात और महाराष्ट्र करके। सो रीनेमिंग हो गया ना, फ्रॉम बॉम्बे दिस बिकेम 2 स्टेट्स, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो ये 1960 में किया गया था, 1 मई के दिन। तो इसी दिन हम लोग जो है अपना महाराष्ट्र डे मनाते हैं। समझ में आ रही बात? उसी तरह पहले जो है यूनाइटेड प्रोविंस नाम हुआ करता था, जो कि आज के डेट में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उसी तरह सेंट्रल प्रोविंस नाम हुआ करता था, जो आज के डेट में मध्य प्रदेश है। तो ये जो स्टेट के नाम चेंज हुए, ये सब आर्टिकल 2 से हुए, 3 से हुए। तो आर्टिकल 2 क्या था? न्यू स्टेट विच ओरिजिनली डिड नॉट एग्जिस्ट। क्लियर सो फार? दो ही लोगों को क्लियर है? सिक्किम को कौन से आर्टिकल से स्टेट बनाया गया था? वेरी गुड। अब देखो ऐसा है, सिक्किम की बात आई गई है तो चलो सिक्किम की बात थोड़ी कर ही लेते हैं। 1947 में सिक्किम जो था एक प्रिंसली स्टेट था, इट वाज रूल्ड बाय किंग। वहां पे जो राजा थे उनका नाम था धर्मराज। ठीक है, धर्मराज करते थे। सो इट वाज अ प्रिंसली स्टेट। 1950 में इंडिया ने दोबारा पूछा था, तो उन्होंने फिर से बोला कि हमें प्रिंसली स्टेट ही रहना है, और माउंट बैटन ने ये सारे प्रिंसली स्टेट्स को
ऑप्शन दिया था कि अगर आप चाहो तो आप अपना इंडिपेंडेंट रह सकते हो, ठीक है ना। 1974, ठीक है, 1974, 1974 में क्या हुआ? 1974 में धर्मराजा के खिलाफ वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया, कहा कि ये हमें राइट्स नहीं दे रहे, ये यूनिटरी फॉर्म चला रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो यहाँ पे रॉयट्स हो गए थे। कहाँ पे? सिक्किम में। अब रॉयट्स हुए थे तो उन्होंने, इंडिया एकदम नेबर है और इंडिया थोड़ा उस टाइम पे आसपास के लोगों से स्ट्रांग था, है ना, नेपाल भूटान इन सबसे स्ट्रांग था इंडिया। तो इंडिया को जो है वहां पे मदद के लिए बुलाया गया। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि भाई हम लोग अपनी फौज बाहर के देश में कैसे भेज सकते हैं, प्रिंसली स्टेट तो बाहर का हो गया ना, हम लोग अपनी फौज कैसे भेजे? तो उन्होंने बोला हम तुम्हारे साथ एक अग्रीमेंट करने को तैयार है, ठीक है, कि हम तुम्हारे एसोसिएट स्टेट बन जाएंगे। क्या बनेंगे? एसोसिएट स्टेट। इसका मतलब सिक्किम एक तरीके से कह सकते हो कि डोमिनियन बन गया एक तरीके से, जहां पे इंडिया जो है उनके लिए फॉरेन अफेयर्स देखेगा और उनके लिए मिलिट्री देखेगा, इतना पार्ट इंडिया देखेगा, बाकी सब वो अपना अपना चला लेंगे। तो इंडिया के लिए ये क्या बन गया? एक एसोसिएट स्टेट बन गया 1974 में बाय 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया और सिक्किम को हमने एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया। 1975 में क्या हुआ? वहां पे दोबारा रॉयट्स हो गए, ठीक है, और वहां पे सरकार को पूरे तरह से चेंज करने की बात हुई। तो इस बार जो है इंडियन आर्मी उधर गई। अब इंडियन आर्मी ने कहा कि यार ये तो रोज का है इनका, रोज ही लड़ते रहते हैं, तो एक काम करते हैं, वहां के लोगों से रेफरेंडम करवाते हैं। व्हाट इज रेफरेंडम? जब भी किसी देश में कोई बड़ा चेंज करने की बात हो तो वहां के सारे नागरिकों से राय लेने की जरूरत है। लेट से कि हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट को हटाकर हमें डिक्टेटरशिप लाना है, अगर ऐसा कुछ बनना, ऐसा मतलब बनने के लिए कानून बनने की जरूरत हो, तो हर एक के घर में जो है एक रेफरेंडम लेटर आएगा कि आप अपना सजेशन दीजिए, अपना वोट दीजिए, ठीक है। रेफरेंडम के बेसिस पे ही कोई ऐसे बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। सो 50 लिख दिया क्या मैंने, सॉरी, 1975 में, सॉरी, 1975 में वहां पे जब दोबारा रॉयट्स हुए तो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने कहा कि एक काम करो, रेफरेंडम करवाओ, देखते हैं कि तुम में से कितने जो जनता है वो इंडिया के साथ जुड़ना चाहती है। तो वहां पे रेफरेंडम करवाया गया। रेफरेंडम में 85% पॉपुलेशन वांटेड टू मर्ज विद इंडिया, इसीलिए 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसके बाद सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाया गया। अब क्या इससे पहले तक, हाँ, जीनोसाइड नहीं हुआ था, सिक्किम उतना भी खराब नहीं है, ठीक है। 36th अमेंडमेंट में जो है सिक्किम बिकेम फॉर्मली स्टेट इन इंडिया, ठीक है। सो सिक्किम पहले हमारे देश का पार्ट था क्या? एसोसिएट तो अलग चीज है ना, लेकिन वो तो देश का पार्ट है क्या? नहीं है, बराबर। तो अब मेरे को बताओ कि वो 2 से आना चाहिए, 3 से आना चाहिए? 2 से आना चाहिए, 3 से आना चाहिए? 2 से आना चाहिए। ओके, ग्रेट, समझ में आ गई बात? ओके, ठीक है। अब चाहे 2 से आया हो या 3 से आया हो, बना तो एक नया स्टेट ही है ना। किसी और प्रिंसली स्टेट के लिए भी रेफरेंडम कराया था ना? हाँ, यस, जूनागढ़ के लिए, ठीक है, जूनागढ़ के लिए भी करवाया था और जम्मू कश्मीर के लिए नहीं करवाया था। जूनागढ़ के लिए इसलिए करवाया था क्योंकि इंडिया को पता था कि रेफरेंडम में वो इंडिया के साथ जुड़ना चाहेंगे, ठीक है, इसलिए हमने रेफरेंडम करवाया। और वहां का जो रूलर था उसको पाकिस्तान भेज दिया, वो मुसलमान था। उसके बाद तेरे को अकेले को प्रॉब्लम है ना, तू जा यहाँ से, लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो था जूनागढ़, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर का ऑपोजिट था, वहां पे हिंदू राजा था जो कि इंडिया के साथ मर्ज होना चाह रहा था बाद में, और वहां की पब्लिक थी जो पाकिस्तान के साथ होना चाह रही थी। तो पाकिस्तान ने बोला कि अब कराओ रेफरेंडम, ठीक है, तो इंडिया ने नहीं किया। उसके ऊपर एक अलग कॉम्प्लिकेशंस है क्यों नहीं किया, और वो कानूनन तरीके से नहीं किया, वो कभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग आर्टिकल 2 और 3 खत्म करते हैं। तो आर्टिकल 2 से स्टेट बना हो या आर्टिकल 3 से स्टेट बना हो, दोनों से बना तो एक स्टेट ही है ना। इसका मतलब जब भी कोई ऐसा नया स्टेट बनेगा तो इंडिया के डेमोग्राफी पे फर्क पड़ेगा। अभी 28 स्टेट्स है,
2 से बने या 3 से बने, इसके ऊपर एक +1 आ जाएगा। जब यहाँ पे +1 आ जाएगा तो उसके लिए राज्यसभा में भी सीट्स होने चाहिए ना, डोंट यू थिंक? यस, क्योंकि एक नया स्टेट आया है तो राज्यसभा में भी उनके लिए सीट्स होंगे। अब मेरे को बताओ, हमने उस दिन शेड्यूल्स पढ़े थे, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, उसमें मेरे को बताओ टी टी क्या है, व्हाट इज टी? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का टी यही है ना? यस, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। और इसी यूनियन एंड टेरिटरी में हम लोग अपने 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज को रखते हैं। सो जब भी मैं आर्टिकल 2 या 3 से कोई भी नया स्टेट बनाऊं तो मेरे को अपना फर्स्ट शेड्यूल चेंज करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? हाँ या ना? इज देयर अ नीड टू चेंज माय फर्स्ट शेड्यूल और नॉट? यस, ओके। तो इसका मतलब शेड्यूल 1 में चेंज आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज जो है इसका ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहला। उसके बाद मेरे को बताओ जो फोर्थ शेड्यूल था, फोर्थ था आर, TEAR। आर क्या था? सीट्स ऑफ राज्यसभा, है ना? सीट्स ऑफ राज्यसभा था। ओके, सो अगर मेरे पास एक नया स्टेट बना है तो राज्यसभा में उनके लिए रिप्रेजेंटेशन होगा। इसका मतलब अभी यहाँ पे मुझे फिर से सीट्स का फिर से वो रिकैलकुलेशन करना पड़ेगा, हर स्टेट को कितना कितना कैसे कैसे मिलेगा, ताकि वो नए स्टेट भी इसमें फिट हो सके, है ना? यस। तो हमारा आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि इफ एनी स्टेट, ठीक है, आर्टिकल 4 क्या कह रहा है वो बता रहा हूँ। आर्टिकल 4 ये कहता है इफ एनी स्टेट इज मेड बाय प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, then it will by default make 2 changes. One is in schedule 1 and other in schedule 4. शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 4 में चेंजेस आएंगी, ऐसा हमारे आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, कि अगर कोई भी स्टेट 2 और 3 से बने तो फिर बाय डिफॉल्ट उसके लिए हमें 2 चेंजेस करने हैं, एक शेड्यूल 1 में और एक शेड्यूल 4 में। ये हमारा आर्टिकल 4 कहता है सिंपल शब्दों में। कोई डाउट यहां तक? ओके, सो यहाँ देखो आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। अगर एग्जिस्टिंग स्टेट के नाम वाम को अगर चेंज करना है, बाउंड्री को चेंज करना है, तो आर्टिकल 3 आएगा। ठीक है, हाउएवर नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, चेंज करना इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, सो चेंज करने के लिए क्या क्या रास्तों से गुजरना पड़ेगा। हाउएवर आर्टिकल 3 लेज डाउन 2 कंडीशंस इन दिस रिगार्ड। 2 कंडीशन है। पहला, a bill contemplating the above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president of India। ये प्रेसिडेंट का पावर है कि अगर आप ऐसा कोई स्टेट का बंटवारा करवाना चाहो, या किसी स्टेट की बाउंड्री को कम करवाना चाहो, या किसी स्टेट का नाम चेंज करवाना चाहो, तो आपको प्रेसिडेंट का परमिशन प्रायर लगेगा, तभी जो है आप इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर चर्चा कर पाओगे। प्रेसिडेंट ने अगर रिकमेंडेशन नहीं दिया तो कभी भी आप देश का बंटवारा या किसी स्टेट का बंटवारा या किसी स्टेट का बाउंड्री कम नहीं कर सकते। ठीक है, अ बिल contemplating any above changes introduced in parliament can be done only with prior recommendation of the president। मतलब प्रेसिडेंट ने रिकमेंड किया कि आपको इस स्टेट का नाम चेंज करना चाहिए, या इस स्टेट का बाउंड्री कम करना चाहिए, या इस स्टेट को तोड़कर 2 बनाने चाहिए, तब ही जाकर पार्लियामेंट में इस चीज को डिस्कस किया जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज टू रिफर टू द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंट एक बार नाम के लिए पूछेगा कि भाई देखो मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, क्या हमें आपकी स्टेट का नाम चेंज करना चाहिए? अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने इसके ऊपर ना भी बोला तो भी प्रेसिडेंट इसको सुनने के लिए बाध्य नहीं है। ही इज नॉट बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ व्हाट द स्टेट इज सेइंग। ठीक है, ये फॉर्मेलिटी है बस, सेकंड वाला जो पॉइंट है ना, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। प्रेसिडेंट विद बिफोर रिकमेंडिंग इट टू द पार्लियामेंट कि आप इसको चेंज करो,
रिकमेंडेशन से पहले ये हर स्टेट को जो है, जिस भी स्टेट का चेंज होने वाला है उस स्टेट को जो है वो बताएगा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। आपको अपने एक स्पेसिफिक टाइम में 14 दिन, 15 दिन, 1 महीना एक टाइम दे देता है प्रेसिडेंट। ये हमेशा डिफर करता है, इट इज नॉट फिक्स्ड कि कितने दिन के अंदर जवाब आना चाहिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वहां पे बताएगा कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, तो आपकी परमिशन हो मतलब ये जो परमिशन है या नहीं है उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। उसमें नहीं नहीं हम तो नहीं चाहते, पूछा कौन तेरे को, हट। ठीक है, वो तो मैं करने ही वाला था, फॉर्मेलिटी थी सिर्फ पूछना। ठीक है ना। सो हाउएवर द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देयर प्रपोजल। Thus, it is clear that the Constitution authorizes the Parliament to form new states or alter the areas of boundaries of the name of the existing state without the consent of that state. उनका कंसेंट जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा पावर है, यूनिटरी पावर है या फेडरल पावर है? व्हाट डू यू थिंक? यूनिटरी पावर है ना? गुड। So in other words, Parliament can redraw the map of political map of India. ठीक है, in other words, Parliament can redraw the political map of India according to its will. Hence, territorial integrity or continued existence of any state is not guaranteed by the Parliament. आज के डेट में महाराष्ट्र दिख रहा है, जय महाराष्ट्र करो। कल के डेट में नहीं भी दिख सकता है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ दैट स्टेट इज नॉट क्या बोलते, गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कल के डेट में गायब भी हो सकता है। ठीक है ना। देयरफॉर इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। तो हमारा देश कभी नहीं मिटेगा, लेकिन स्टेट्स डिस्ट्रक्टेबल है, आप स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है ना, ये क्लियर है? ओके। फिर आर्टिकल 4 हमने देख लिया, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट फॉर फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स। ठीक है, तो आर्टिकल 2 और 3 के हिसाब से कोई भी चेंज हुआ होगा तो फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में उसके लिए चेंज होगा। ठीक है, द implications according to article 4 is any new state established or administered under article 2 or 3 shall amend the schedule 1 to 4 1 and 4. Also it may amend the provision of representation of parliament and the legislature of the state. No such law, article 2 or 3, shall be deemed to be amended to constitution for the purposes of article 368. ये उस दिन मैं आपको समझा रहा था। देखो, आर्टिकल 368 क्या है? अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2 ये 368 सिर्फ तब लगता है। ठीक है, आर्टिकल 368 सिर्फ तब लगता है जब स्पेशल मेजोरिटी हो, पहला, या तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट टू वेरीफाई दैट, ये हो। तो 3 टाइप से आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। एक है बाय ऑर्डिनरी मेजोरिटी, जितने लोग उस दिन आए थे 500 में से 300 आए थे, उसका 50% हाँ कर दे तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी मेजोरिटी। उससे अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि स्टेट का बाउंड्री चेंज करना है, नाम चेंज करना है, इसके लिए ऑर्डिनरी मेजोरिटी की जरूरत है। इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, या इसके लिए स्टेट को पूछकर ही करेंगे नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी मेजोरिटी। ये आर्टिकल 368 में नहीं आता। आर्टिकल 368 में आता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब 500 में से 251 चाहिए, 50% ऑफ 500 कैपेसिटी। अगर उस दिन 300 ही आए हैं तो फिर वो उनकी गलती, 300 का हाफ हुआ तो नहीं चलेगा उस दिन। दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट के लिए जितने टोटल मेंबर्स है उसका 50% चाहिए वोटिंग। ठीक है, आप में से कोई एब्सेंट हो गया, इसकी वजह से 50% नहीं हो रहा है टोटल का, वो लॉ वैलिड नहीं होगा, तो फिर वो पास नहीं होगा। ऐसे चेंजेस जो है वो आर्टिकल 368 के अंडर में आते हैं, ऑर्डिनरी मेजोरिटी नहीं आती। मेरे को पता है शायद ये मेजोरिटी वगैरह अभी फिलहाल नहीं समझा होगा, जब हम लोग इसको पार्लियामेंट के टाइम पे डिस्कस करेंगे दोबारा, ठीक है, कि कितने टाइप के मेजोरिटीज होते हैं, कितने टाइप के अमेंडमेंट्स होते हैं, एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर सेंस। ठीक है, अभी तक फिलहाल आपको आर्टिकल 4 तक क्लियर है? ओके, चलिए, तो आज हम लोग यही रुकते हैं। ठीक है, सो एनडीए वालों की अभी मैथ्स क्लास होगी, सो यू अटेंड मैथ्स। ठीक है, एंड सीडीएस वालों का आफ्टर दिस यू कैन रिवाइज। ठीक है, वॉट एवर वी हैव स्टडीड, आई विल बी सेंडिंग यू दिस पीडीएफ नाउ।
ठीक है, ग्रुप में भेज दूंगा PDF। या थैंक यू वेरी मच।